बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, पता नहीं इस्टेब्लिशमेंट सिंध में क्या करने जा रही है। सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दीवार से लगाने के लिए पंजाबी पख्तून मुहाजिर इत्तेहाद बनाने जा रही है, यानी कराची को एक बार फिर MQM के सुपुर्द करने जा रही है, यानी PTI का सफाया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी शायद लयारी की एक नशिस्त नसीब हो। शायद यानी इस मर्तबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मलीर की जो नशिस्त है वो भी हथियाने की कोशिश की जा रही है। और इस हवाले से जो आप थोड़ा सा अगर गौर करेंगे तो गुज़िश्ता रोज आसिफ अली जरदारी ने खानगढ़ जिला घोटकी अपना जो मेयर सरदार है, जो ये भी इलेक्टेबल्स में शुमार होते हैं, तो उनके यहाँ जो है वो जो काबरीन थे या इलाके के मोज़ीन थे, उनसे आसिफ जरदारी ने खिताब किया। उसमें जो इशारे दिए, पता नहीं क्यों आसिफ जरदारी को इस वक्त पाकिस्तान में मार्शल लॉ दिखाई दे रहा है। हत्ता कि मार्शल लॉ का दौर खत्म हो चुका और मार्शल लॉ अब नहीं लग सकती, लेकिन आसिफ जरदारी को ऐसा महसूस हो रहा है। इसके अलावा हम बात करेंगे उम्मे रुबाब के हवाले से, जिनकी जिंदगी को खतरा लाहक है। उम्मे रुबाब सिंध की वो एक बहादुर बेटी है कि जिसने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाले सरदारों से टक्कर ली, और न सिर्फ टक्कर ली बल्कि उनको हथकड़ियां भी पहनवाई और फिर उनको अदालतों की सैर भी करवाई। और इस वक्त उनके मामला कहां पर हैं और उम्मे रुबाब का मामला किस तरफ जा रहा है, इस पर भी हम बात करेंगे। अगर आपको मेरा प्रोग्राम पसंद है तो आपसे इल्तिमास है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आप तक बर वक्त मेरे व्लॉग्स पहुंचते रहे। इंशाल्लाह हम अपने बयानिए के थ्रू पीपल्स पार्टी को सिंध के लोगों से रिजेक्ट करके दिखाएंगे। सिंध में हुकूमत करने का ख्वाब तो नहीं देख रहे आप लोग? सिंध के लोगों से रिजेक्ट करवा के दिखाएंगे। मतलब सिंध में हुकूमत करने का ख्वाब देख रहे हैं? संदीला साहब मैं फिर कह रहा हूँ, मैं कह दे फिर पंजाबी जी पंजाबी मैं कह रहा कि सिंध के लोगों से पीपल्स पार्टी को रिजेक्ट करवा के दिखाएंगे। नाज़रीन, आप जानते हैं कि आसिफ जरदारी एक बहुत गहरी सियासी सोच रखने वाले शख्स हैं, इसलिए आसिफ जरदारी को कई अलकाबात से नवाजा जाता है। कभी कहते हैं कि एक जरदारी सब पे भारी, कभी कहते हैं कि एक जरदारी सबसे यारी, और कभी कहते हैं कि जो है वो मतलब आई डोंट नो, मुझे प्रॉपर याद नहीं है कि जरदारी को किन किन अलकाबात से, इस तरह के अलकाबात से नवाजा जाता है। तो बहरहाल आसिफ जरदारी ने गुज़िश्ता रोज जिला घोटकी के सरदार, ये क्या सरदार होंगे? सरदार तो वही है जो सरेदार भी जाए। ये तो टकों में बिकने वाले हैं, इनकी औकात क्या और सरदारी क्या। पता नहीं क्यों खामखा लोग खुद को, चंद लोग अगर पीछे आ जाए तो सरदार कहलवाना शुरू करते हैं, और सरदार कमाल है। बहरहाल पता नहीं क्यों मेरे जहन में ये बात आ गई। तो आसिफ जरदारी ने, ये इलेक्टेबल्स में शुमार होते हैं। आपको पता है कि इनका जो जिला घोटकी के जो माहर सरदार हैं, इनका ताल्लुक इलेक्टेबल्स में होता है। तो वहां पर उन्होंने अपने खिताब में कहा कि दोस्तों, दुश्मनों और मुखालफों को एक मैसेज दिया कि आप जो सिंध में कर रहे हो करो, जितना कर सकते हो उतना करो, आओ सामने आओ, खुल कर खेलो। मजीद आसिफ जरदारी ने क्या कहा, जरा मुलाजा फरमा लें। तो मैं सोचता हूं कि आज आपके प्लेटफॉर्म से उनको मैसेज दूं, दोस्तों को मैसेज दूं, दुश्मनों को, मुखालिफों को मैसेज दूं। भाई सवाल ये है कि हमने इमरान खान को इसलिए नहीं हटाया, हमने पुरानी हुकूमत के खिलाफ इसलिए नहीं काउंटर मूवमेंट चलाई कि हमें सिर्फ पावर की ज़रूरत थी। सवाल ये है कि हमें आवाम के हकूक़ की ज़रूरत है और हमें मुल्क की तरक्की की ज़रूरत है। इनसे तरक्की नहीं हो रही थी। इनको 8 साल से मैं देख रहा था, इनसे कुछ नहीं होता। इनको ना काम करना आता है ना करवाना आता है। जो मुखालिफ इलेक्शन में आ रहे हैं, हमारे खिलाफ खड़े होंगे, उनको बिस्मिल्लाह, आए आप खड़े हो, आप हमारे साथ खड़े रहें, बाकी इनके साथ मैं खड़ा रहूँगा।
नाज़रीन, इसके अलावा एस्टेब्लिशमेंट आई डोंट नो कि इस तरह की हरकतें क्यों हो रही हैं। यानी PMLN को सिंध में दाखिल करने के लिए MQM को PMLN के साथ मिलवाया जा रहा है, GDA को PMLN के साथ मिलवाया जा रहा है, JUIF का इत्तेहाद भी जो है उनसे करवाया जा रहा है, और ANP का इत्तेहाद भी जो है वो इनसे होगा। ताहम इस वक्त जो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से जो बंदरबांट की गई है उनमें सीटों की, उनमें यह है कि अपना कराची से PMLN को 2 नशस्तें दी जाएंगी और JUIF को एक और एक ANP को, और बाकी तमाम नशस्तें MQM के हवाले होंगी। यानी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की जगह न लियारी में होगी न मलीर में होगी। और यानी ये सब कुछ इसकी बुनियादी वजह यह है कि ये MQM की बेसिक डिमांड है। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को कराची से खत्म करना है, क्योंकि MQM पिछली 2-3 दहाइयों से एड़ी चोटी का जोर लगा रही है कि किसी भी कीमत पे कराची को एक अलग इंतजामी जोन बनाया जाए, यानी कराची को सिंध से अलग किया जाए, यानी जो सिंध का दारुल हुकूमत है वो एक अलग सूबा उसको डिक्लेयर किया जाए। तो इसलिए ये हर वक्त कोई ना कोई चाल चलते रहते हैं और कोई ना कोई सोच सोचते रहते हैं। इस बार भी जब इन्होंने देखा कि एस्टेब्लिशमेंट का जो आशीर्वाद है वो PMLN को हासिल है, तो गुज़िश्ता रोज जिस तरह फिर PMLN ने, ये पहली मर्तबा हमने देखा कि MQM के वफद को एयरपोर्ट पे PMLN के लोग जो है वो उनका इस्तकबाल करने के लिए गए और फिर उनको लेकर आए, और फिर जो है वो शहबाज शरीफ साहब दरवाजे पर उनको रिसीव करने आए, फिर नवाज शरीफ से मिले, फिर खाना तनावुल फरमाया, और जो बातें हुई वो सब आप जानते हैं, सारा दिन टीवी चैनल्स पे चलती रही हैं। ताहम इसमें यह है, जो चीज महसूस हो रही है कि इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट PMLN के कांधों पे तमाम जो है वो फिरका वारियत को, माजरत के साथ एक नस्ल परस्ती को कराची में दाखिल करने की कोशिश की जा रही है। यानी कराची में एक बार फिर पंजाबी पख्तून मुहाजिर इत्तेहाद बनने जा रहा है, और इस इत्तेहाद में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ग्रुप, JUIF और इसमें GDA भी होगी। लेकिन बदकिस्मती देखेंगे GDA को कराची में कोई निशस्त नहीं मिलेगी। अगर कहीं मिली तो बदीन में कहीं एक आध मिलेगी, खैरपुर में कहीं एक आध मिलेगी। इसके अलावा GDA की औकात 1 या 2 नशस्तें ही है, इससे ज्यादा नहीं है। आपने पिछले इलेक्शन में देखा होगा ना। लेकिन यहां पर यह कह रहे हैं कि 2018 में जिस तरह PTI को कराची से जितवाया गया था, इस तरह अब 2018 को यानी सुइयां उल्टी चलेंगी। यानी अब PTI का सफाया होगा, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का सफाया होगा, और PMLN को 2 नशस्तें और बाकी कराची MQM के सुपुर्द कर दिया जाएगा। कर सकते हैं, मर्जी है। लेकिन एक बात बता दूं कि इस तरह जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो नहीं चला करते, इस तरह नहीं चलते। आप कराची को MQM के हवाले करके आप कराची यानी सिंधी मुहाजिर तसादुम की एक बुनियाद रख रहे हैं फिर से, जिसको मुश्किलों से खत्म किया गया था। बहरहाल आपकी मर्जी है। नाज़रीन, आपको पता है कि जो एक सिंध की बहादुर बेटी हैं उम्मे रुबाब का जो मामला है वो इंतहाई जो है वो एक हसास नोयत का मामला है। यानी 17 जनवरी 2018 को उम्मे रुबाब चांडियो के वालिद, दादा और चचा को उनके घर के सामने ही कत्ल कर दिया गया था। मुकदमा थाना मेहड़ में उस वक्त रुकन सिंध असेंबली सरदार चांडियो और बुरहान चांडियो समेत 7 मुल्जमान के खिलाफ दर्ज हुआ। अब उसके बाद नामजद मुल्जमान सरदार चांडियो, बुरहान चांडियो, अली गौहर चांडियो के खिलाफ 19 नवंबर 2022 को यानी ये इनमें शामिल हैं। 19 नवंबर 2022 को सरदार चांडियो और बुरहान चांडियो समेत दीगर मुल्जमान पर मॉडल क्रिमिनल ट्रायल कोर्ट में फर्द जुर्म आयद की गई और इन्होंने सियाती जुर्म से जो इनकार किया। अब मसला ये है कि इस वक्त उम्मे रुबाब की जिंदगी को शदीद खतरात लाहक हैं। उम्मे रुबाब ने अपनी एक रिकॉर्डेड वीडियो भेजी है, जरा उस वीडियो को आप देख लें और सुन लें कि उम्मे रुबाब क्या चाहती हैं और उनको कौन से मसाइल दरपेश हैं। जिस देश में ओहदेदारों से ओहदे न संभाले जाते हों, जिस देश में जान के रखवाले
खुद जाने ले मासूमों की। जिस देश के आदिल बहरे हों आहें न सुने मासूमों की। जिस देश में हाकिम जालिम हो सिसकी न सुने मजबूरों की। उस देश के हर एक हाकिम को सूली पे चढ़ाना वाजिब है। उस देश के हर एक जालिम को सूली पे चढ़ाना वाजिब है। मैं सिंध और पाकिस्तान की बेटी उम्मे रुबाब, आज मेरा ये वीडियो पैगाम आईजी सिंध पुलिस रिफत मुख्तार साहब के नाम है। आईजी साहब, मैं सिंध की वो बेटी हूँ कि जिसने अपने बाप, दादा और चचा का जनाजा एक ही दिन में उठाया। मैं 6 सालों से इंसाफ के लिए मारी मारी फिरती रही हूँ। मेरी जान को शदीद खतरा लाहक है। आईजी साहब, आपकी पुलिस की जानिब से मेरा केस खराब करने की कोशिश की जा रही है। मुझे थ्रेट किया जा रहा है, मुझे हरास किया जा रहा है। एसएचओ इमदाद चांडियो, जिसका वालिद मेरे केस में अक्यूज्ड है, जेल कस्टडी में मौजूद है, और सरदार चांडियो वो भी इसी सेम केस में, ट्रिपल मर्डर केस में अक्यूज्ड है। तो उसी एसएचओ को सरदारों के होम डिस्ट्रिक्ट में किसने पोस्टिंग दिलाई है? आप जरा इस पे गौर करें। आईजी साहब, मैं आप में उम्मीद रख के ये बात कह रही हूँ, क्योंकि आप बात करते हैं अमन की, आप बात करते हैं कि एक चेंज आएगा। तो मैं आपसे ये बात करना चाह रही हूँ कि अगर आप अपनी पुलिस के इन भेड़ियों को नहीं पहचान पा रहे तो आप अपने डिपार्टमेंट पे पढ़ लें इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आप फिर ये उम्मीद ना रखें, ये आप गुमान भी ना रखें कि कोई अमन हो सकता है, कोई चेंज आ सकता है। जब मैंने आपके डिपार्टमेंट से हाई ऑफिशियल्स से बात की है तो उनका ये कहना है कि ये कोई सियासी पोस्टिंग नहीं है। आईजी साहब, मैंने कोई बात विदाउट प्रूफ नहीं कही है। मेरे पास इस बात का सबूत मौजूद है कि आईजी सिंध पुलिस मुश्ताक महर साहब रहे थे, डीआईजी नासिर आफ्ताब, डीआईजी नईम अहमद शेख साहब, इन सब ने इन रिटन सुप्रीम कोर्ट में इसी एसएचओ का नाम दिया है कि इसको सियासी पोस्टिंग दी गई है। सेम डिस्ट्रिक्ट में, सेम पुलिस स्टेशन पे उसको 2 साल पहले आप लोग क्लेम कर रहे हैं कि सियासी पोस्टिंग है, और 2 सालों के बाद आप उसी डिस्ट्रिक्ट में उसको पोस्टिंग देखकर ये क्लेम कर रहे हैं कि वो कॉम्पिटेंट है। वो 2 सालों में इतना कॉम्पिटेंट हो गया कि आपने उसी एसएचओ को उन्हीं लोगों के, उन्हीं सरदारों की गोद में बिठा दिया है। आईजी साहब, ये बड़ी नाइंसाफी है। ये नाइंसाफी कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे थ्रेट है, मुझे डीआईजी साहब की जानिब से ये बोला गया है कि हम मेक श्योर करेंगे कि ऐसी बात आगे ना हो। किसी और डिस्ट्रिक्ट का एसएचओ जिनके साथ एक मसला हमारा चल रहा है, वो किस तरीके से मेरी सिक्योरिटी के मामलात में इंटरवीन कर रहा है, और उसने जो किया उसका अजाला कौन देगा? मुझे बोला जा रहा है कि आगे से ऐसा नहीं होगा। मुझे ये बताएं कि जो हुआ, क्योंकि मेरा जो केस में विटनेस है उसको इस बात का इतना असर हुआ कि ये पूरी मीडिया ने भी रिपोर्ट किया है, वो कोर्ट के अंदर बयान देते हुए बेहोश हो गया। उसको इतना प्रेशराइज किया गया है कि एक अक्यूज का बेटा खड़े होकर हमारी चेकिंग करवाए, वो इंस्ट्रक्शंस दे पूरी पुलिस डिपार्टमेंट को कि आप इनकी इस तरीके से नहीं, इस तरीके से चेकिंग करें, या वो खड़े होकर हमें ये मैसेज दे कि ये सिस्टम इन कातलों, इन जालिमों के साथ है। तो ये बहुत नाइंसाफी है। जी साहब, इस चीज का नोटिस ले, अदरवाइज आप ये गुमान छोड़ दे कि सिंध में कोई अमन हो सकता है। मैं हैरान हूं कि मेरा केस इतना हाई प्रोफाइल केस है जिसको नेशनल, इंटरनेशनल मीडिया ने कवर किया है। इस वाकये में आईजी सिंध पुलिस की सुप्रीम कोर्ट तक पेशियां होती रही हैं। उसके बावजूद भी मेरे साथ ये सब किया जा रहा है कि एक एसएचओ के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। तो मैं क्या उम्मीद रखूं कि मैं यहाँ पे महफूज हूं? मैं क्या उम्मीद रखूं कि जागीरदारों के खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है? मैं ये जस्ट बोलना चाहती हूँ कि खुदारा होश के नाखून ले, मेरी जिंदगी खतरे में है। अगर मुझे कुछ होता है तो उसका जिम्मेदार डीआईजी लाड़काना नासिर आफ्ताब भी होगा और सिंध पुलिस भी होगी, पूरा डिपार्टमेंट। शुक्रिया। जी नाज़रीन, अब अंदाजा करें कि एक एसएचओ जो ट्रिपल मर्डर में जो नॉमिनेट है, जिसके खिलाफ एफआईआर है, अब उसकी तैनाती उसी जगह कर दी गई है, यानी उसके होम डिस्ट्रिक्ट में कर दी गई है। और फिर जाहिर है कि देखिए, मसला ये है कि उमर रुबाब का मामला अपनी जगह पर, लेकिन चीजों को कभी कभी ये भी होता है कि हम वन वे देख लेते हैं। तो चीजें जब वन वे देखी जाती हैं तो फिर बहुत सारी चीजें जो हैं वो रह जाती हैं। होना तो ये चाहिए
کہ ایک ایسی انویسٹیگیٹو کمیٹی تشکیل دی جائے جس کا تعلق سندھ سے نہ ہو، اور وہ سرے سے، یعنی جس وقت یہ وقوع ہوا ہے وہاں سے لے کر، یعنی کرائم سین سے لے کر اس وقت تک کے جو معاملات ہیں اور جو بھی حقیقتیں ہیں ان کا جو ہے وہ مطلب ایک فیئر طریقے سے اس کو انویسٹیگیٹ کرے تاکہ اصل قاتل بے نقاب ہو سکیں، یا پھر جو قاتل ہیں وہ بے نقاب ہو سکیں، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ معاملہ رہا ہے۔ ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا نا، ملیر میں ایک شخص جس نے ایک غیر ملکی کو، یعنی عرب شیخ کو شکار کرنے سے روکنے کی ویڈیو بنانے پر اس کو قتل کر دیا گیا، اور پھر اس کے جو قاتل تھے ان کو باقاعدہ رہائی بھی ملی، بخش بھی دیے گئے۔ تو یہ واحد لڑکی ہے جس نے مزاحمت کی، جس نے مطلب سرداروں سے ٹکر لی اور آنکھوں میں آنکھیں ملا کر بات کی۔ کبھی یہ کسی چیف جسٹس کی گاڑی کے آگے لیٹ گئیں، کبھی یہ لالٹین اٹھائے انصاف کی تلاش میں نکل پڑی، کبھی ننگے پاؤں عدالت پہنچی، لیکن پھر بھی آج تک یعنی اندازہ کریں کہ جو معاملہ ہے وہ جو اس کی FIR ہے یا جو معاملہ ہوا ہے وہ ہے مجموعی طور یہ ہے 17 جنوری 2018 جنوری، یعنی 18 بھی گزر گیا، 19 بھی گزر گیا، 20 بھی گزر گیا، 21 بھی گزر گیا، 22 بھی گزر گیا، 23 بھی گزرنے والا ہے، لیکن معاملہ ابھی تک وہیں کا وہیں ہے۔ یہ غلط ہے۔ یہ اگر انصاف اس کو کہتے ہیں تو پھر میرے خیال میں یہ جو اسپیشل کرمنل ٹرائلز جو بنائی گئی ہیں نا، ماڈل کرمنل کورٹس بنائی گئی ہیں، ان کو ختم کر دیا جانا چاہیے۔ کیا فائدہ ہے جب 6 سال میں آپ ٹرپل مرڈر کیس کو آپ جو ہے وہ نہیں دیکھ سکتے، اس معاملے کی چھان بین صحیح طریقے سے نہیں ہو سکتی، اور پولیس ڈپارٹمنٹ کمپرومائز ہو جاتا ہے کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے۔ اب جو ہے وہ محکمہ عدل سندھ میں مطلب ظاہر ہے کہ اس وقت جو معاملہ ہے وہ صوبائی وزیر قانون اور انصاف کے سپرد ہے، کیونکہ یہ چھوٹے موٹے ججز کی تعیناتی ہیں، یہ وہ جو ہوتی ہیں وہ انہی کی مشاورت سے ہوتی ہیں۔ تو پھر ظاہر ہے کہ جہاں ایک محکمہ اثر انداز ہو وہاں انصاف کس کو کیسے مل سکتا ہے۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔